हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने देखा कि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज फैमिली होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। ठीक है, हमने वहां पे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के मेजर फंक्शंस देखे, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में ही कुछ आगे की स्टडी करेंगे। हम लोग एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इनके मेजर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और कुछ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पाए जाते हैं और बेसिकली ह्यूमन में कितने टाइप के होते हैं और किस टिश्यू में पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं और इनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, इनके बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग 80 पेजेस के बारे में बेसिकली जब बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि 80 पेजेस 4 क्लासेस के होते हैं, पी टाइप, बी टाइप, एफ टाइप और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को बेसिकली हम लोगों ने क्लासीफाई किया था किसके केस में, एज 80 पेज। ठीक, हमने 4th क्लास का जो 80 पेज था हमारा, हमने कहा था कि वो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को हमने एज ए पंप क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक, हम लोग कह रहे हैं कि एबीसी ट्रांसपोर्टर एक पंप होता है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं और ऐसे प्रूफ भी हैं जहां पर ये देखा गया है कि कुछ एबीसी ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जो कि पंप की तरह काम करते हैं। ठीक है, पंप की तरह काम करते हैं। पंप की तरह काम करने का मतलब क्या हुआ कि ये एबीसी को एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं और सॉल्यूट को पंप करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये काम करते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि जो ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है वो एक पंप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए हमने इसको एज एन 80 पेज क्लासिफाई किया। ठीक है, कुछ एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जो कि चैनल की तरह काम करती हैं। कुछ एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऐसे भी हैं में एक्ट्स एज चैनल्स। एग्जाम्पल के लिए CFTR, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। CFTR क्या है, क्लोराइड आयन चैनल है। ठीक, और ये एक एबीसी क्लास की प्रोटीन है। ठीक है, तो अब ये एबीसी क्लास की प्रोटीन किस तरह से है, ठीक, ये चीज समझने के लिए हमको इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि ये 80 पेज जो है, अगर यहाँ पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो किस तरह से ये चैनल हुआ और किस तरह से ये पंप हुआ, मतलब यहाँ पे पंप की तरह कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे चैनल की तरह कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मीडिएट करने के लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, एनर्जी का यूज करते हुए अगर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो, तब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की पंपिंग हो रही है या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर पंप की केस में एबीसी ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है तो क्या करेगा, एटीपी को यूटिलाइज करेगा इन द पंपिंग ऑफ सॉल्यूट की पंपिंग में इस्तेमाल करेगा उसका। ठीक, अगर एबीसी प्रोटीन चैनल की तरह काम कर रही है तो वो एटीपी का यूटिलाइजेशन तो करेगी, यूटिलाइज एटीपी को यूज तो करेगी, लेकिन वो सॉल्यूट के पंपिंग में यूज नहीं करेगी, वो यूज करेगी किसमें, इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल। ठीक, तो अगर एबीसी प्रोटीन एज ए चैनल वर्क कर रही है, मतलब CFTR के केस में, ठीक है, तो वहां पे एटीपी का यूज किस चीज के लिए होगा, फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल। ओपनिंग के लिए होगा और क्लोजिंग के लिए होगा, मतलब कि CFTR की जो एक्टिविटी है वो एटीपी के थ्रू रेगुलेटेड होती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रेगुलेटेड होगी। वहां पे स्पेसिफिक फॉस्फोराइलेशन होता है CFTR की रेगुलेटरी सब यूनिट का। ठीक है, और उस फास्फोराइलेशन में एटीपी का यूज होता है। जब एटीपी का यूज करके फास्फोराइलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, चैनल ओपन होता है।
ठीक, डिफास्फोराइलेशन होता है तो चैनल क्लोज हो जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चैनल के फॉर्म में जब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, चैनल की ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। अगर पंप के फॉर्म में वो काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्यूट को पंप करेंगे और एटीपी का यूटिलाइजेशन करेंगे इन द पंपिंग ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये CFTR जो है ये भी एबीसी प्रोटीन हो गया। तो एबीसी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं। तो कितने डोमेन है, क्या है, मोटिफ है, इस तरह से हम लोगों ने अभी तक बात किया। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स में 4 मेजर डोमेन्स होते हैं। ठीक है, 4 मेजर डोमेन्स होते हैं, 4 मेजर डोमेन, 4 डोमेन होंगे। उन 4 डोमेन में से 2 डोमेन ऐसे हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। 2 डोमेन ऐसे हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, इनको टी डोमेन कहा जाता है। 2 डोमेन ऐसे हैं जो कि साइटोसोलिक डोमेन, वो साइटोसोल को फेस कर रहे हैं, साइटोसोलिक डोमेन। ठीक, 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गए, 2 साइटोसोलिक डोमेन हो गए। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन की बात करते हैं, टी डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, टी डोमेन के पास मल्टीपल अल्फा हेलाइसिस होते हैं। मल्टीपल अल्फा हेलाइसिस का मतलब ये रेंज करते हैं फ्रॉम 6 अल्फा हेलाइसिस टू 10 अल्फा हेलाइसिस, 10 अल्फा हेलाइसिस, 6 to 10 अल्फा हेलाइसिस होते हैं। ठीक है, और ये 6 to 10 अल्फा हेलाइसिस जो होते हैं ये ईच ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में होंगे। मतलब यहाँ पे 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के पास कितने अल्फा हेलाइसिस हो सकते हैं, 6 से 10। ठीक है, इसी तरह से दूसरे के पास कितने अल्फा हेलाइसिस हो सकते हैं, 6 से 10। ठीक है, दोनों के पास 6 to 10 अल्फा हेलाइसिस ईच। ठीक, दोनों के पास इस तरह से होते हैं। ठीक है, एज यूजुअल इनका काम क्या होगा, ये पासेस प्रोवाइड करेंगे, पाथवे प्रोवाइड करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। ये क्या करेंगे, प्रोवाइड्स द pathway for solute transport। सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट के लिए पाथवे प्रोवाइड करेंगे एज यूजुअल, मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये एक डोमेन हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, टी डोमेन। साइटोसोलिक डोमेन को ए डोमेन भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ये ए डोमेन होता है। ठीक है, और ए डोमेन का जो बेसिक काम होता है, सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है। इसके पास 2 न्यूक्लियो, या हम कहें तो 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग NBD, या फिर हम कहें तो ATP बाइंडिंग डोमेन। ठीक, ATP बाइंडिंग डोमेन। अब ये अगर ATP बाइंडिंग डोमेन है तो इसी के पास एटीपेज एक्टिविटी भी होगी। ये ATP को हाइड्रोलाइज करने का काम भी यही डोमेन करेगा। ठीक है, जब ये डोमेन ATP को हाइड्रोलाइज कर देगा तब ये डोमेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मेडिएट करेगा। ठीक, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन की बात हमने की कि किस तरह से एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर में ही हमारा क्लोराइड आयन चैनल कैसे आ गया। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे इस साइटोसोलिक डोमेन के पास। ये साइटोसोलिक डोमेन ऑलमोस्ट होमोलॉगस होता है सभी तरह के एबीसी ट्रांसपोर्टर्स में। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन के अकॉर्डिंग ही एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट होमोलॉगस होता है। कितना, 30 to 40% होमोलॉगस होता है, होमोलॉगस होता है। ठीक, और यही न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर मोटर है। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम करता है। ठीक, और यही मॉलिक्यूलर मोटर क्या करता है, कपल्स वेरियस पंप्स। ठीक, जब ये पंप के साथ में कपल होगा तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो करवाएगा। ठीक है, और आयन चैनल्स,
ठीक, ये अगर आयन चैनल के साथ में जाकर के कपल हो गया तो वो प्रोटीन भी एबीसी प्रोटीन ही है, लेकिन वो चैनल की तरह काम करेगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मेडिएशन है, पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है, इस साइटोसोलिक डोमेन पे डिपेंड करता है। और ये साइटोसोलिक डोमेन क्या है, ये होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस होने की वजह से ये सारी जितने भी तरह के एबीसी प्रोटीन्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इस फैमिली में, सब में इनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है या फिर आपके हैं जीन सीक्वेंस जो होता है, वो 30 to 40% सिमिलर होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, और ये कपलिंग फैक्टर का काम करते हैं। ये पंप के साथ भी कपल हो सकते हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो कराएंगे, और चैनल के साथ अगर कपल्ड हो जाते हैं तो ये आयन चैनल की तरह काम करेंगे और हमेशा पैसिव डायरेक्शन में सॉल्यूट का मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूं कि मेम्ब्रेन में किस तरह से ये दोनों डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में कैसे प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले मैं एक मेम्ब्रेन बना लेता हूं। तो सपोज दैट कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो लिपिड बाइलेयर होगी कुछ इस तरह से। मैं जस्ट बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये लिपिड का हेड हो गया और ये मैंने टेल बना दिया। ओके, ठीक है, तो मैंने कहा कि दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, तो दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में बना देता हूं, मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन कुछ इस तरह से। ये एक डोमेन हो गया, ये दूसरा डोमेन हो गया। तो ये हमारे टी डोमेन दोनों। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक, और साइटोसॉल की तरफ अगर ये मैं कहूं कि ये ईसीएम है, पोलैरिटी में बना देता हूं, और ये साइटोसॉल है। ठीक, साइटोसॉल की तरफ दो साइटोसॉलिक डोमेन। ठीक, तो ये है एबीसी ट्रांसपोर्टर। यहां पे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। ये एटीपी हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी होती है, इन दोनों के पास ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। ठीक, तो ये साइटोसॉलिक डोमेन है। तो हमने कहा था ये, इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, NBD, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन साइटोसॉल की तरफ है। और ये दोनों क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें अगर हम प्रोटीन की बात करें, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है या सिंगल पॉलीपेप्टाइड में अवेलेबल है, तो इसके लिए भी डिफरेंट स्पीसीज में इनका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। कुछ स्पीसीज में ये दोनों ही डोमेन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स में पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया के केस में ये दोनों अलग होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन अलग पॉलीपेप्टाइड में होता है और न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन अलग पॉलीपेप्टाइड में होता है। लेकिन कुछ स्पीसीज में, जैसे कि हम ह्यूमन के एमडीआर की बात हमने किया था, एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन, लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर हम उसकी बात करें तो ये सारे के सारे डोमेन एक ही पॉलीपेप्टाइड में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है इनमें। ठीक, तो ये कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक, अब कुछ बेसिक सी बातें हम लोग और करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको याद रखने वाली थी, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन को ये मीडिएट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर में खास करके, तो उनकी बात मैं थोड़ा सा करता हूँ। जस्ट पॉइंट वाइज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप लोग उसको नोट्स के फॉर्म में याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली ये दोनों आप पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ, आपको जस्ट इसको याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग जब मेम्ब्रेन लिपिड्स के मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती हैं। ठीक, वहाँ पे हमने दो एंजाइम्स के बारे में बात किया, तीन एंजाइम्स के बारे में बेसिकली बात किया था, फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रैम्बलेज के बारे में बात किया था। ठीक है, तो जो हमारे फ्लिपेज होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली ये लिपिड मूवमेंट कराते हैं, लिपिड मूवमेंट या मेम्ब्रेन लिपिड मूवमेंट फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर। ठीक, एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में ले जाने का काम करते हैं।
ठीक है, ये जो फ्लिपेज होते हैं ये बेसिकली एक तरह के एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक, और ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। ठीक है, ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि जो फ्लिपेज होते हैं वो एक तरह के एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, आप लोग लॉडिस की किताब में जाकर के अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे, किस तरह से इसको परफॉर्म करके ये चीज बताया गया और किस तरह से प्रूफ किया गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूं और आपके एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको चीजें समझना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा उसको अलग से लेक्चर बना के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ याद रखना है जो फ्लिपेज होते हैं वो एक तरह के एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। क्या करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था कि बैक्टीरिया बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जो इंपोर्ट होता है वो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है। ठीक, उनमें से विटामिन B12 एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि बैक्टीरिया क्या करता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट कैसे करता है बैक्टीरिया? बाया एबीसी ट्रांसपोर्टर। कैसे करता है? एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसको इंपोर्ट करता है और उस एबीसी ट्रांसपोर्टर को कहा जाता है BTUCD। ठीक, तो उस बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर का नाम होता है BTUCD, जिसके थ्रू ये क्या करता है, विटामिन B12 का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमने आपको बताए। एक तीसरा एग्जांपल भी आप लोग याद रखिएगा, CFTR। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वो आयन चैनल है, तो हो सकता है आप एबीसी प्रोटीन्स और एबीसी प्रोटीन्स को हम लोग एज ए पंप क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि CFTR भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है तो ये इसको आप एक एक्सेप्शन मान के वहाँ पे रखिए, क्योंकि उसका न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे CFTR का क्लासिफिकेशन किया गया है एज एबीसी प्रोटीन। ठीक है, तो एबीसी प्रोटीन CFTR भी है, लेकिन वो एक आयन चैनल है, बेसिकली क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, वहाँ पे जो ATP होता है वो CFTR की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर पंप की बात करेंगे तो वहां पे सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट को मीडिएट किया जाएगा। ठीक है, तो CFTR एक फ्लिपेज और ये BTUCD, ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। ये तीनों ही क्या हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिकली ह्यूमन एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का एग्जांपल बताता हूं और उनके लोकेशन के बारे में और उनकी डिफिशियंसी में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, इनके बारे में आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो कुछ ह्यूमन एबीसी प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, उनके फंक्शन, उनके लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ का नाम लिखा है, पूरे बोर्ड में सारा नहीं आ पाया, तो 2 बार में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोटीन है वो है ABCB1, एक तरह का एबीसी ट्रांसपोर्टर है। इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, जिसको हम लोग MDR1 भी बोलते हैं। MDR1 के बारे में मैंने बताया ट्यूमर सेल्स में हाईली एक्सप्रेस्ड होती हैं। ठीक है, और लिपोफिलिक ड्रग को एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये कहाँ पे पाई जाती हैं, एड्रिनल ग्लैंड में, किडनी में और ब्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और करती क्या है, लिपोफिलिक ड्रग्स का एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था। और MDR के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसका अभी तक इसके डिफेक्ट से कौन सी डिजीज होती है अभी तक नोन नहीं है। ठीक है, दूसरा है ABCB4, जिसको MDR2 भी बोलते हैं, लीवर में पाया जाता है। और ये क्या करता है, एक्सपोर्ट ऑफ फॉस्फोकोलिन। फॉस्फोकोलिन क्या है, एक तरह की मेम्ब्रेन लिपिड है, मैंने आपको बताया था, इनटू बाइल। ठीक है, फॉस्फोकोलिन का एक्सपोर्ट करती है बाइल में। ठीक, तीसरी है ABCB11। ABCB11 भी लीवर में पाया जाता है और ये क्या करता है, एक्सपोर्ट ऑफ बाइल साल्ट इनटू बाइल। ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर याद रखता है तो अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका 4th नंबर CFTR। ठीक है, CFTR ऑल एक्सोक्राइन टिश्यूज में पाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन, और इसके डिफेक्ट से जो डिजीज होती है दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है किसके थ्रू, किसके डिफेक्ट से, क्लोराइड आयन चैनल, मतलब CFTR आयन चैनल में या CFTR प्रोटीन में अगर कोई डिफेक्ट है
तो उसके डिफेक्ट से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो सकती है। कैसे होती है आगे चल के मैं डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। ठीक, उसके बाद आता है ABCDI, ये यूबिक्विटस होता है। कहाँ पे यूबिक्विटस होता है? बेसिकली पैराक्सीसोमल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये करता क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी ऑफ पैराक्सीसोमल एंजाइम्स, पैराक्सीसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और पैराक्सीसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, दैट ऑक्सीडाइज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो अब यहाँ से एक चीज आपका और क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, पैराक्सीसोम में होता है। और वहाँ पे ABCDI एक ABC ट्रांसपोर्टर पाया जाता है और वो इस ऑक्सीडेशन को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर इस ये ABCDI अगर डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता है सेल्स के अंदर, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में जो डिजीज हो सकती है उसको बोलते हैं एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये 4-5 मैंने यहाँ पे लिस्ट किए थे ह्यूमन ABC प्रोटीन्स, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ और है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है ABCG58, ये लीवर और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ स्टेरॉल्स। ठीक है, तो स्टेरॉल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ह्यूमन में जो मेजर स्टेरॉल पाया जाता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉल्स कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। ठीक, अगर ये डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है तो जो डिजीज होती है उसको कहते हैं बीटा साइटोस्टेरोलेमिया। ठीक है, बीटा साइटोस्टेरोलेमिया। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसका आता है ABCA1। ठीक, ये यूबिक्विटस होता है, एक्सपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड्स फॉर अपटेक एज HDL। ठीक है, अगर ये डिफेक्टिव रहता है तो जो डिजीज होती है उसको कहते हैं टैंगर्स डिजीज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है या लास्ट आप कह लीजिए ABCB4, दैट इज ये रेटिना में पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एन रेटिनिल फास्फाटाइडिल एथिनॉल एमीन। पी का मतलब फास्फाटिडिल इथेनॉल एमीन। ठीक है, अगर ये डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है तो जो डिजीज होती है बोलते हैं स्टार्गर्ट डिजीज। इसको कहते हैं डिजीज इन फोटो रिसेप्टर सेल। इसके बारे में भी मैं आगे चल के डिटेल में बात करूंगा। फोटो रिसेप्टर सेल की एक डिजीज है जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग और एक टर्म देते हैं जुवेनाइल मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन। ठीक है, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो ये कुछ ABC ट्रांसपोर्टर्स थे, बेसिकली ह्यूमन ABC ट्रांसपोर्टर्स थे। और मैंने आपको बताया था कि ABC ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनका फंक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला फंक्शन जो होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। कुछ स्पीसीज में ये सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ स्पीसीज में ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं। ठीक, मैंने बताया था कि इनिशियली यूकैरियोटिक सेल में जो ABC ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया था कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्लांट के केस में बाई डायरेक्शनल वे में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। हमने ह्यूमन की बात की, हमने कहा प्लांट वाले जो है बाई डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन ह्यूमन की हमने बात की। हमने जितने भी ABC ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात की, आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी लास्ट में लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी लॉडिस की बुक में पूरी लिस्ट ह्यूमन ABC ट्रांसपोर्टर्स की जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी लिस्ट एक फोटो के फॉर्म में मैं डाल दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगी। वहां पे आप देखेंगे कि ह्यूमन के जो ABC ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, एक्सपोर्ट। इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे ना सब में एक्सपोर्ट का ही काम हो। तो ह्यूमन के जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग अप्रोक्सीमेट ABC ट्रांसपोर्टर्स के बारे में यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से 80 पेज वाला जो टॉपिक था वो हमारा पूरा खत्म हो चुका है। हमने सारे तरह के 80 पेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया, और इसके साथ ही प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारा था उसके बारे में भी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेस से मैं आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा, और जितने तरह के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स नोन हैं उन सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाई चांस अगर आपसे एग्जाम में किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के बारे में पूछ लिया गया तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, तो इसलिए मैं वो चांस नहीं छोड़ूंगा, मैं वो भी आपको पूरा बता दूंगा।
ठीक है, तो इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपने जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम अपने पढ़ाने के तरीकों को और इम्प्रूव कर सकें, और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए ये भी हमको पता चल सके। जो आपको नहीं मिल रहे हैं टॉपिक्स, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं स्पेसिफिक लेक्चर उस टॉपिक के बारे में बना दूंगा, लेकिन हमारी लेक्चर सीरीज एज यूजुअल चलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।